morning everyone. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning बेटा। अभी 7-8 लड़कियां हैं और भी ज्वाइन करने वाले होंगे। हम लोग 1-8 मिनट वेट करते हैं। तब तक हम लोग ये याद कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल वाला वीडियो बहुत कम लड़कियों ने देखा है, तो और क्लास में भी बहुत ज़्यादा पूरी अटेंडेंस नहीं थी जितनी आम तौर पे आप लोग आते हैं, तो उसको ज़रा सा देख लीजिए। आप लोग घर में बैठ के भी नहीं देख पाते हैं। हाँ, तुमने देखा? अच्छा चलो, जो लड़कियां सिंसियर हैं वो या तो क्लास में आती हैं या तो लेक्चर अटेंड करती हैं। अगर नहीं कर पाती हैं तो उसमें देखती हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ नाम के लिए जैसे एडमिशन ले रखा है, इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। तो बच्चों, जैसा कि हम आपको बार बार बताते रहे हैं कि आपका जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है वो उसके स्पोर्ट्स के आधार पर होता है। उसमें स्पेशल स्पोर्ट्स होते हैं हर क्लास के। तो जैसे कि अभी तक आपने जो 3 मेंबर्स पिछले पढ़े हैं वो तीनों बेसिडियोमाइसीटीज़ के मेंबर थे, है ना। बेसिडियोमाइसीटीज़ के मेंबर थे, यानी कि उसमें बेसिडियम बन रहा था और बेसिडियो स्पोर्स बन रहे थे। लेकिन आज जो हमारा ये मेंबर है, ये हमारा एस्कोमाइसीटीज़ का मेंबर है। ओके, क्या है, किस ग्रुप का? एस्कोमाइसीटीज़ का मेंबर है। तो जैसा कि बाकी सारी क्लासेस से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जिस क्लास को स्टडी करते हैं उसमें वही स्पोर्ट्स बनते हैं या उन स्पोर्ट्स के आधार पर ही उस क्लास को नाम दिया जाता है। तो इसी तरह इसका जो एस्कोमाइसीटीज़ नाम है तो वो इसके स्पोर्ट्स के आधार पर है। इसमें एस्को स्पोर्ट्स बनते हैं, ठीक है। इसके जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं उनका नाम है एस्को स्पोर्ट्स। ये लीजिए, ये बेटा तुम इससे देखो क्योंकि स्लाइड्स आपको ऐसे कैसे दिखेगी, कनेक्ट हो जाए, मैं देखती हूँ। आइए आइए, गुड मॉर्निंग बेटा। तो कल जो हमने बेसिडियोमाइसीटीज़ के मेंबर्स पढ़ रहे थे उसमें एक ऐसा कल फंगस पढ़ा था जिसको कि हम लोग मशरूम्स कहते हैं और जिसको खाते भी हैं। बेटा इसका साउंड बंद कर दो। ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा था बटन मशरूम। बटन मशरूम यानी कि जो कॉमन मशरूम आप लोग देखते हैं यहाँ पर, मटर मशरूम की सब्ज़ी भी खाते हैं। मशरूम्स की अलग अलग तरीके के कई डिशेस बनते हैं। और मशरूम्स की एक ख़ास बात है, ये हाई प्रोटीन कंटेंट वाली चीज़ होती है। तो सिमिलरली आज एक और हम लोग सैप्रोफिटिक मेंबर स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, जो पैरासाइट्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। और जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो डिजीज़ कॉज नहीं करते क्योंकि वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था मेंबर, वो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ही ग्रो कर रहा था। और आज वाला मेंबर भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है। आज का जो फंगस है इसका नाम है मॉर्शेला। क्या नाम है? मॉर्शेला। और इसको ये भी सैप्रोफिटिक फंगस है, तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करता है और ज़मीन की सतह से कुछ इंच नीचे इसका माइसीलियम ग्रो करता है। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि फंगल बॉडी को हम लोग माइसीलियम या हाइफा या हाइफी बोलते हैं, है ना। तो ये ज़मीन के सबस्ट्रेटम से कुछ इंच नीचे ग्रो करता है जहाँ पर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इसको मिलता है। और सबसे पहले ये उसी से न्यूट्रिएंट्स लेता है, उसको डिकम्पोज करता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका कॉमन नाम है गुच्छी। क्या है कॉमन नेम? गुच्छी। और इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। माइकोटा किंगडम, डिवीज़न इसका यूमाइकोटा, सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटिना, क्लास डिस्कोमाइसीटीज़, ऑर्डर पिज़ाइज़ेल्स, फैमिली मॉर्केलेसी, जीनस मॉर्शेला।
ओके। तो ये मैंने आपको फंगस का क्लासिफिकेशन भी वीडियो का लिंक दिया था, तो फिर वो आप लोग देखिएगा, बार बार देखिएगा, जिससे कि आप लोग उसको समझ सकें क्लासिफिकेशन को। और सिर्फ आपको ये वीडियोस देखने नहीं है, इसके साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो आप अपने नोट्स उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लीजिए, और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, हम लोग तो यहाँ अवेलेबल रहते ही हैं। इट इज़ नोन एज ट्रू मॉरल और स्पॉन्ज मशरूम और गुच्छी। इसको स्पॉन्ज मशरूम या गुच्छी कहते हैं। इट इज़ अ सैप्रोफिटिक फंगस। इट इज़ हाईली प्राइज्ड मशरूम। इसका जो प्राइस है वो 10,000 पर केजी से लेके 30,000 रुपये पर केजी तक है, मतलब बहुत कॉस्टली है ना। तो हम लोग गुच्छी यहाँ पर नहीं खाते हैं, हम लोग बटन मशरूम खाते हैं, यहाँ पर जो कॉमनली मिलता है। लेकिन पहाड़ों में ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको वहाँ के लोग लेते हैं। और इसको सर्व करने का मतलब है कि आपने बहुत ही रिच और बहुत अच्छा फूड किसी को सर्व किया है। अगर आप किसी को गुच्छी सर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि आप कॉस्टली फूड सर्व कर रहे हैं। इट इज़ यूज्ड एज डेलिकेसी। दिस जीनस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 8 स्पीशीज़ इन इंडिया। इंडिया के अंदर इसकी 8 स्पीशीज़ हैं जो फेमस है। Moschella deliciosa and Moschella esculenta are most popular species in Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, कश्मीर एंड पंजाब। ये मोस्टली जो पहाड़ हैं वहाँ पर ग्रो होती है, ठंडे रीजन्स में। द माइसीलियम, इसका माइसीलियम कैसा होता है ये देखिए, यानी कि इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है। इनकॉन्स्पिक्वस माने बहुत महीन होती है और बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल, हम लोग नेकेड आइज से उसको नहीं देख सकते। मतलब इनकॉन्स्पिक्वस का मतलब है बहुत महीन। सबटेरेनियन मतलब ज़मीन के अंदर ग्रो करती है। प्रोफ्यूजली ब्रांच मीन्स हाईली ब्रांच्ड, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग इसमें होती है। लूजली इंटरवोवन, ये बहुत सारे गुच्छे, जैसे आप समझिए इस तरीके से जैसे ऊन की लच्छे उलझ जाते हैं, ये उस तरीके से मतलब उलझे भी रहेंगे और लूजली इंटरवोवन होंगे, लूजली होंगे, एकदम टाइटली नहीं होंगे उलझे हुए। लूजली इंटरवोवन। सेप्टेट आप लोग समझते ही हैं कि जो माइसीलियम के अंदर बीच बीच में सेप्टम होते हैं तो उसको सेप्टेट माइसीलियम बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट, अभी जो कल आपने फंगस पढ़ा था वो कैसा था, यूनी न्यूक्लिएट। उसके हर सेगमेंट में एक न्यूक्लियस हुआ करता था, लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएट है। मल्टी न्यूक्लिएट है, इसका मतलब इसका फिलामेंट या माइसीलियम, इसका माइसीलियम आपको ऐसा दिखाई देगा। इसमें ये सेप्टम बने होंगे और सेप्टम के बीच में हर सेगमेंट में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ओके, और लेकिन हर सेगमेंट में जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सारे एक तरीके के होंगे, समझ गए। एक सेगमेंट में एक फिलामेंट प्लस और माइनस स्ट्रेन वाले होंगे। अब जैसे प्लस स्ट्रेन वाला फिलामेंट आप देख रहे हैं तो उसके सेगमेंट में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, पर वो सारे न्यूक्लियस प्लस स्ट्रेन वाले हैं। जो माइनस स्ट्रेन का फिलामेंट है उसमें जितने न्यूक्लियस हैं वो माइनस स्ट्रेन वाले हैं। तो प्लस और माइनस स्ट्रेन तो यहाँ पर शो होगी, क्योंकि फंजाई में बहुत ही लो लेवल का सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है ना। लेकिन फ़र्क इतना है कि कल वाली फंगस यूनी न्यूक्लिएट थी, यानी हर सेगमेंट में एक न्यूक्लियस था। आज वाली मल्टी न्यूक्लिएट है, यानी कि हर सेगमेंट में कई न्यूक्लियस हैं, पर हर सेगमेंट में जितने भी न्यूक्लियस हैं वो क्या है, सेम है ना। अगर प्लस स्ट्रेन का माइसीलियम है उसमें प्लस न्यूक्लियाई होंगे, अगर माइनस स्ट्रेन वाला फिलामेंट है या माइसीलियम है तो फिर उसमें आप माइनस स्ट्रेन वाले देखेंगे। ये देखिए, ये फंगस कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। क्या है ये, फ्रूटिंग बॉडी। कल भी आपने फ्रूटिंग बॉडी पढ़ी थी, है ना। वो कैसी दिखाई दे रही थी, अम्ब्रेला लाइक दिखाई दे रही थी, अगैरिकस, है ना। और आज आप देख रहे हैं मॉशेला। आपके सिलेबस में 2 एडिबल फंगस हैं। जब पूछा जाता है ना एडिबल फंगस, तो 2 एडिबल फंगस हैं आपके कोर्स में। पहली थी अगैरिकस एंड दूसरी है मॉशेला, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिखाई देती है।
और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है छुआरा, सभी लोगों ने देखा होगा छुआरा या खजूर, उसका ऊपर वाला हिस्सा कैसा होता है, वो मतलब ऊपर वाला क्या छुआरा, तो वो इसका ऊपर वाला हिस्सा छुआरे जैसा होता है। लेकिन आपको ये एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, ये आपकी पहचान के लिए मैं बता रही हूँ। ये सेम वैसा ही दिखाई देता है। हम आपको स्पेसिमेन भी दिखाएंगे इसका लैब में, तो आप देखेंगे कि वो ऊपर छुआरे जैसा ही उसकी फ्रूटिंग बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको कि हम पाइलियस कहते हैं। कल वाले फंगस में भी हम ऊपर वाले हिस्से को पाइलियस और नीचे वाले हिस्से को यानी इसके स्टॉक को स्टाइप बोल रहे थे। यानी इसके फ्रूटिंग बॉडी के दो हिस्से हैं, ऊपर वाला पाइलियस एंड नीचे वाला स्टाइप। कल वाली फंगस में भी यही बताया था, ऊपर वाला हिस्सा पाइलियस एंड नीचे वाला स्टाइप। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऐसे स्मूथ नहीं है। कल वाले में अम्ब्रेला जैसा स्मूथ था और उसके अंदर की साइड गिल्स मिल रहे थे, ऐसा ही देखा था ना। लेकिन आज वाले फंगस में ऐसा नहीं है, इसका ऊपर और उसमें जो गिल्स थे, गिल्स में स्पोर्स डेवलप हो रहे थे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है छुआरा जैसे आपने देखा ऐसे ऊपरा नीचा ऐसे उसकी स्किन होती है। ऊपर वाला हिस्सा जो आप इसका देखेंगे वो बिल्कुल छुआरे जैसा दिखाई देगा, उसमें रिजेस एंड फरोज दिखाई देगी। रिज माने उभार, फरो माने गहरा, फिर ऊंचा फिर नीचा, फिर ऊंचा फिर नीचा। इसमें ये खास बात होती है, इसकी जो फरोज है उसी में स्पोर्स डेवलप होते हैं। मतलब जो ऊपर वाली सतह है, जो रिजेस हैं, उसके ऊपर स्पोर्स ना डेवलप होंगे, उसके जो ग्रूव्स होंगे उसमें ही स्पोर्स डेवलप होंगे। अंदर से ये हॉलो होता है। ये देखिए जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी हॉलो कैविटी है। ये उसका वर्टिकल सेक्शन है जिसमें आप देख रहे हैं कि अंदर की साइड पूरा का पूरा हॉलो कैविटी है। हॉलो होने की वजह से ये काफ़ी स्पॉन्जी होता है। क्या होता है? स्पॉन्जी होता है, इसीलिए इसको स्पॉन्ज मशरूम भी बोलते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन ही आपको ये बताई कि इसको स्पॉन्ज मशरूम भी बोलते हैं। हाँ, अब आगे देखिए। द माइसीलियम ग्रो रैपिडली अंडर फेवरेबल कंडीशंस एंड प्लेंटी ऑफ फूड मटेरियल। जब प्लेंटी ऑफ फूड मटेरियल हो और मौसम उसके अनुकूल हो, फेवरेबल कंडीशंस हो। इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होते हैं? थोड़ा सा लो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर भी होना चाहिए साथ में, ठीक है। तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं। एज इट इज सैप्रोफिटिक एंड ग्रो फ्यू सेंटीमीटर्स सेंटीमीटर इनसाइड सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम यानी सरफेस ऑफ द अर्थ, उसके कुछ इंचेस या कुछ सेंटीमीटर्स नीचे अंदर ज़मीन के अंदर ये ग्रो करता है। द हाइफल मास एग्रीगेट्स अंडर द सबस्ट्रेटम। हाइफल मास माने बहुत सारी हाइफी इकट्ठी हो जाती है सबस्ट्रेटम के नीचे और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं कॉल्ड हाइफल नॉट। और वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है जो कि गांठ जैसा दिखाई देता है, जिसको कि कहा जाता है हाइफल नॉट। नॉट माने गांठ, KNOT, नॉट मीन्स गांठ। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। द हाइफल नॉट्स डेवलप इनटू स्टॉक्ड फ्रूटिंग बॉडी। ये जो हाइफल नॉट होती है इसी से फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है। द यंग फ्रूटिंग बॉडी इज क्लब शेप्ड एंड एसाई आर अरेंज्ड वर्टिकली। तो इसका जो मेन जो ऊपर वाली बॉडी है, जहाँ पर फर्टाइल बॉडी है, तो वहाँ पर एसाई यानी एस्कस वो क्या होते हैं? वर्टिकली अरेंज होते हैं, खड़े खड़े अरेंज होते हैं। यानी कि आप कुछ ऐसा समझिए, ये ऐसे रिजेस एंड फरोज है। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? पाइलियस, है ना, पाइलियस। और इस पर ऐसे वर्टिकली खड़े खड़े एसाई है। एसाई अब क्या है? जैसे कल जो आपने फंगस पढ़ी थी उसमें बेसिडियम बन रहे थे और बेसिडियम के ऊपर बेसिडियो स्पोर्स बन रहे थे। यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर एक डेवलप हो रहा था, उसके 4 सेगमेंट हो रहे थे, उसमें बेसिडियो स्पोर्स डेवलप होते हैं, हर खंड से एक स्पोर निकल रहा था। या कल वाली फंगस में आपने कुछ ऐसा देखा होगा स्ट्रक्चर,
इसको स्टेरिगमेटा कहते हैं, जहाँ पर स्पोर निकलते हैं। तो ऐसे 4 बेसिडियल स्पोर निकल रहे थे, हैं? लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये एसआई बनते हैं। एसआई क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है, क्लब शेप स्ट्रक्चर है, इसको एसआई बोलते हैं या एस्कस बोलते हैं। प्लूरल उसका एसआई है, सिंगल को क्या बोलते हैं? एस्कस बोलते हैं। वहाँ पर बेसिडियम के ऊपर स्पोर निकलते थे, यहाँ पर एस्कस के अंदर स्पोर्स निकलते हैं। और एक एसआई में, एक एस्कस में 8 स्पोर्स निकलते हैं। एक एस्कस के अंदर 8 स्पोर्स निकलते हैं, जबकि एक बेसिडियम के ऊपर कितने स्पोर्स निकल रहे थे? 4 स्पोर्स निकल रहे थे, ठीक है। और एस्कस के अंदर कितने स्पोर्स निकल रहे हैं? 8 स्पोर्स निकल रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कस बनेगा, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एस्कस बनेगा, आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक लिड होता है, ढक्कन होता है। जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये लिड ओपन हो जाता है और यहाँ से ये एस्कोस्पोर्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। आपका क्या समझना है? ये जो एस्कोस्पोर्स है ये भी हैप्लॉइड है। क्या है? हैप्लॉइड। और बेसिडियोस्पोर्स भी हैप्लॉइड। बेसिडियोस्पोर्स वो जो छतरी जैसा स्ट्रक्चर था फ्रूटिंग बॉडी का, उसके नीचे की साइड ग्रो करते थे, लेकिन ये इसके ऊपर की साइड ग्रो करते हैं। इसके ऊपर की साइड बहुत सारे एस्कस बनते हैं और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें ऊपर बनते हैं और उसमें नीचे बनते हैं, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं। बच्चों जो ऑनलाइन है उनको ब्लैक बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा है मैंने जो बनाया है, और आप लोग समझ पा रहे होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप वहीं पे पूछिएगा। The hyphal knots develops into a stalked fruiting body. The young fruiting body is club-shaped and SI are arranged vertically. ठीक है, वर्टिकली मतलब ऐसे खड़े खड़े हिस्से में थोड़े से तिरछे तिरछे ये इसमें लगे हुए देख रहे हैं आप। मैंने इसको ऐसे फ्लैट नहीं बनाया, ऐसे थोड़ा सा तिरछे तिरछे बनाया। The surface of pileus show unequal growth causing ridges and furrows. जो पाइलियस का सरफेस है उसमें एक जैसी स्मूथ ग्रोथ नहीं होती, उसमें कहीं पर ज़्यादा ग्रोथ होती है और कहीं पर कम ग्रोथ होती है। जहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होती है वहाँ रिजेस बन जाते हैं। रिजेस माने उभार और फरोज माने गहराई। द हाइमेनियम इज फर्टाइल लेयर ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जैसे है, यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे एस्कस ग्रो कर रहे हैं, जिनको हम प्लूरल बोलेंगे तो एसआई बोलेंगे, ठीक है। उनके बीच में कुछ पैराफाइसिस होते हैं जो स्टेराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो पूरी इतनी चौड़ी लेयर बन रही है इसके ऊपर, इसको पूरे को हम कहेंगे हाइमेनियम। कल भी हमने हाइमेनियम टर्म ही उसके लिए यूज़ किया था, यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर फर्टाइल लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइमेनियम बोलते हैं। द रिजेस एंड फरोज इंक्रीजेस द फर्टाइल सरफेस। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा से ये बताइए, यहाँ पर रिजेस एंड फरोज है इतने ही एरिया में, और एक ये सीधी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का ही सरफेस है हमारे पास। तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया और इसका सरफेस एरिया कम हो गया, है ना। तो जो रिजेस एंड फरोज हैं वो फर्टाइल सरफेस का एरिया बढ़ा देते हैं, है ना, यही बात कही गई है। द हाइमेनियम अपीयर्स लाइक ए स्पॉन्ज एट दिस स्टेज। जो हाइमेनियम होती है वो थोड़ी सी स्पॉन्जी दिखाई देती है, फ्लफी दिखाई देती है। कोई चीज़ें हम लोग देखते हैं ना, जैसे कोई स्वेटर्स भी देखेंगे तो वो फ्लफी लगते हैं, कुछ हार्ड लगते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये लेयर भी फ्लफी लेयर दिखाई देती है, स्पॉन्जी दिखाई देती है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, स्ट्रक्चर हमने अभी शो किया था ना अभी आपको पहले वाले डायग्राम में।
तो आप देखिए कि फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक्सटर्नली क्या होता है, द मैच्योर एस्कोकार्प इज 3 to 13 सेंटीमीटर इन लेंथ। 13 सेंटीमीटर। जो छोटा वाला आपका स्केल होता है वो कितने सेंटीमीटर्स का होता है? 15। तो लगभग उतनी बड़ी गुच्छी का पूरी बॉडी होती है, 13 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इट इज कंपोज ऑफ पाइलियस एंड स्टाइप ऑफ सेम लेंथ। पाइलियस और स्टाइप की जो लेंथ होती है वो लगभग सेम होती है, यानी कि 13 सेंटीमीटर में आधा उसका पाइलियस की लेंथ होगी और आधा उसके स्टाइप की लेंथ होगी। द स्टाइप इज थिक, फ्लैशी एंड हॉलो स्ट्रक्चर एंड लाइट येलो इन कलर। जो पाइलियस होता है वो हॉलो होता है, खोखला होता है और लाइट येलो इन कलर होता है। मेजरिंग 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। 1 से 2 सेंटीमीटर का उनका डायामीटर होता है। ये बेटा रोशन जहान आप अपना म्यूट कर दीजिए या मैं ही म्यूट कर दूँगी, ठीक है। 1 से 2 सेंटीमीटर उसका डायामीटर होता है। द पाइलियस इज ब्राउन और ब्लैक इन कोनिकल स्ट्रक्चर। जो पाइलियस होता है ब्राउन होता है या ब्लैक होता है, कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब नीचे से थोड़ा ब्रॉड होगा और ऊपर से थोड़ा सा पतला होता है, एकदम पॉइंटेड नहीं होता है कोनिकल में। आइसक्रीम कोन तो पॉइंटेड होता है बेटा, लेकिन इसका शेप अगर आप ओवरऑल देखेंगे जैसा ये मैंने बताया, नीचे से थोड़ा ब्रॉड और इसी के नीचे क्या लगा होता है, स्टाइप। The pileus is brown and black conical structure. The pileus is fertile part of ascocarp। ये तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि पाइलियस के अंदर ही एसाई डेवलप होते हैं उसकी ग्रूव्स में, है ना, ग्रूव्स में जो गहराई वाले पोर्शन होते हैं उन्हीं पे। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? द स्टाइप इज मेड अप ऑफ स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू विद अ हॉलो कैविटी इन सेंटर। बच्चों कल मैंने तुम लोग को बताया था स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज क्या होते हैं। पैरेन्काइमा आप लोगों ने देखी है ना, लीफ का स्ट्रक्चर, स्टेम का स्ट्रक्चर सभी आप पढ़े हुए हैं, तो उसमें आपने पैरेन्काइमेटस टिश्यूज देखे हैं जो कि सिंपल सिंगल वॉल्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ट्रू पैरेन्काइमेटस टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे माइसीलियम एक दूसरे के पैरेलल पड़े रहते हैं, ठीक है। जब उनको ऐसे क्रॉस सेक्शन में कट करते हैं तो वो उनका जो लुक होता है वो एकदम पैरेन्काइमेटस टिश्यूज जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि वो ट्रू पैरेन्काइमेटस टिश्यूज नहीं है, इसलिए हम उनको स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज बोलते हैं। स्यूडो का मतलब है फॉल्स, है ना, तो स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज बोलते हैं। विद अ हॉलो कैविटी इन द सेंटर, उनके बीच में एक हॉलो कैविटी होती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पूरे का वर्टिकल सेक्शन आपको दिखाया था, उसमें हॉलो दिखाई दे रहा था ना, पूरा अंदर पिंक कलर का जो था। द पाइलियस इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। पाइलियस के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ट्रामा, इट इज स्टेराइल स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। दूसरा सब हाइमेनियम या हाइपोथीसियम, कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड इंटरवोवन हाइफी। एंड तीसरा है हाइमेनियम। हाइमेनियम यहाँ पर आपने देखा, अभी मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था कि सबसे ऊपर ये हाइमेनियम की लेयर है, इसके अंदर जो लेयर होगी दूसरे कलर से बताती हूँ, इसके नीचे जो लेयर होगी वो सब हाइमेनियम लेयर होगी, और इसके अंदर जो तीसरी लेयर होगी वो कौन सी लेयर होगी? ट्रामा। तो जो पिंक कलर का मैंने बनाया है ट्रामा, ये स्टेराइल होता है। स्टेराइल होता है मतलब इसमें कोई भी स्पोर्स नहीं डेवलप होते हैं और स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज से बना रहता है। यहाँ पर ये टिश्यूज थोड़े लूजली अरेंज रहते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं सब हाइमेनियम। सब हाइमेनियम माने हाइमेनियम के नीचे वाली लेयर, और सबसे ऊपर वाली लेयर हाइमेनियम क्या है? फर्टाइल। It is confined to the grooves of pileus। अगेन जो चीज़ मैं आप लोग को बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ग्रूव्स होते हैं वही फर्टाइल, उसी के अंदर एसाई डेवलप होते हैं। जो रिजेस होते हैं उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। रिजेस माने उभार,
एंड ग्रूव्स माने जो उसके अंदर गहराई होगी। Inside the grooves, cylindrical, elongated and club-shaped, perpendicular to the surface of the pileus, is present in form of a layer of SI and sterile paraphysis. ये मैंने बच्चों अभी आपको बताया कि कैसा दिखाई देता है आपका SI या एस्कस। ये देखा बेटा, ये आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, ये SI कैसा दिखाई दे रहा है आपको, क्लब शेप्ड है और इनके बीच बीच में स्टेराइल हेयर्स भी होते हैं। बहुत सारे एस्कस डेवलप हो रहे होते हैं जिनको कि हम प्लूरल में SI बोलते हैं, और उनके बीच में स्टेराइल हेयर्स होते हैं जिनको कि हम पैराफाइसिस कहते हैं। तो ये जो पैराफाइसिस होते हैं ये स्टेराइल हेयर है, इनका काम है डिस्पर्सल ऑफ एस्कोस्पोर्स। ये हेयरी स्ट्रक्चर्स हैं जो बीच बीच में ग्रो कर रहे हैं और ये इनका काम है डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। ईच एस्कस कंटेन 8 एस्कोस्पोर्स। ये मैंने आपको दिखाया है, इसमें 8 एस्कोस्पोर्स है। एस्कोस्पोर्स आर प्लेस्ड ऑब्लिकली इन अ सिंगल रो। ये बिल्कुल सीधे सीधे फ्लैट नहीं रखे होते हैं, जैसा मैंने ड्रॉ किया थोड़े से तिरछे तिरछे रखे होते हैं। दे आर ऑब्लिकली प्लेस्ड इनसाइड द एस्कस। Ascospores are placed obliquely in a single row. They are oval, haline and uninucleate. ये oval होते हैं, haline माने transparent होते हैं, and uninucleate होते हैं, uninucleate and haploid. The paraphyses are sterile, but helps in dispersal of ascospores. The tips of mature SI projects beyond the hymenial layer of growth towards the light. अच्छा, ये जो SI का सरफेस है, इसका जो टिप होता है, 10 ऊपर रखे हैं वो भी तुमने ले लो। पैराफाइसिस जो स्टेराइल है इनके ऊपर निकला हुआ होता है। जब हाइमेनियम लेयर देखेंगे, फर्टाइल लेयर देखेंगे, तो उसमें 2 चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, एक एस्कस और दूसरा पैराफाइसिस यानी स्टेराइल हेयर। यानी बहुत सारे एस्कस बने होंगे और उनके बीच में स्टेराइल। तो इसकी जो टिप है ये इसके ऊपर निकली हुई होती है। मैंने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है मैं उसको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। बच्चों आप लोग अपनी वॉल्यूम बंद करिए, आप लोग पता नहीं क्या क्या आवाज़ें आ रही है आप लोग के यहाँ से। तो रोज रोज थोड़ी जा रही है, रोज रोज हम सामान नहीं निकाल पाएंगे। इंतजाम करें, शफक नूर, तुम्हारा नहीं है खाएगी सर नाम। ये देखिए, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है नीचे की साइड से जब हम देख रहे हैं। हम दावा कर लो, तेरा कुछ ना रहा। पता नहीं क्या पढ़ रही है कि क्या बातें कर रही है पूरी दुनिया जहान की। तो अब आप देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एस्कोकार्प इसमें दिखाया गया है। ए स्ट्रक्चर में नीचे से जब हम पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, इस टाइप बीच में दिखाई देता है और इस तरीके से बाकी ऊपर वाला सरफेस दिखाई दे रहा होता है जो बाहर वाली बाउंड्री दिख रही है। तो और फिर उसके बाद ये आपको बी डायग्राम में दिख रहा है कि ये स्यूडो पैरेन्काइमा दिखाई दे रही है और बीच में हॉलो कैविटी दिखाई दे रही है। इधर आप हाइमेनियम देख रहे हैं जो फर्टाइल लेयर है, उसमें मैंने जैसे ड्रॉ करके आपको दिखाया था, इसमें एस्कस दिखाई दे रहे हैं और बीच बीच में स्टेराइल हेयर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये एस्कस दिखाई दे रहे हैं, बीच बीच में स्टेराइल हेयर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ये एस्कस मैच्योर हो जाते हैं तो इनकी जो टिप है ये इस पैराफाइसिस के ऊपर निकल जाती है। ओके, द टिप्स ऑफ मैच्योर SI, हाँ ये हो गया। टर्गर प्रेशर इनसाइड द SI इंक्रीजेज इन मॉइस्चर एंड एस्कोस्पोर्स आर शॉट थ्रू एपिकल पोर्स। मैंने आपको बताया कि ऊपर एक लिड होता है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो वो लिड खुल जाता है और ये यहाँ से एस्कोस्पोर्स बाहर निकल आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये मैंने डायग्राम बना के आप लोग को बताया था, लेकिन
यूनिन्यूक्लिएट दो माइसीलियम के बीच में बताया था। अब देखिए ए और बी दो माइसीलियम है हमारे पास, एक प्लस स्ट्रेन वाला एक माइनस स्ट्रेन वाला। दोनों के जो न्यूक्लियाई हैं वो अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं। यहाँ पर सी डायग्राम में दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। जैसा कि हम आपको बताते हैं प्लस स्ट्रेन को रिपेल करता है, माइनस स्ट्रेन को रिपेल करता है। लेकिन प्लस और माइनस स्ट्रेन वाले दो माइसीलियम जब एक साथ आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद ये देखिए उनकी वॉल फ्यूज हुई, एक दूसरे से मिली और यहाँ पर डिसॉल्व हो गई। डी डायग्राम में आप देखिए वो वॉल गायब हो गई। तो उस सेगमेंट में क्या हुआ, दोनों तरीके के न्यूक्लियस आ गए। अब उसके पास ढेरों न्यूक्लियस हैं। सपोज 10 न्यूक्लियस प्लस स्ट्रेन के हैं और 10 न्यूक्लियस माइनस स्ट्रेन के हैं। लेकिन एक प्लस स्ट्रेन वाला न्यूक्लियस एक माइनस स्ट्रेन वाला न्यूक्लियस पेयर बनाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात होती है कि अभी तक आपको हम बताते थे कि जब भी फ्यूज़न होता था तो वो दोनों अलग अलग तरीके के होते थे। कभी कभी इस फंगस के अंदर ऑटोगैमी भी देखने को मिलती है। ऑटोगैमी माने दो एक जैसे माइसीलियम फ्यूज हो जाते हैं, एक जैसे न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, उसको हम ऑटोगैमी कहते हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है, 2n न्यूक्लियस बन जाता है ना, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। वो ये पर्टिकुलर जो ऑटोगैमी वाली कंडीशन है वो इसी फंगस में मिलती है। इसके पहले तो मैंने आपको कभी ये वाली कंडीशन बताई नहीं है। द फ्यूजन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। पहले प्लाज्मोगैमी होती है, यानी कि दोनों एक साथ आए, उनकी वॉल डिसॉल्व हो गई और साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया। ये पूरी प्रोसेस क्या हुई, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो माने साइटोप्लाज्म, गैमी मीन्स फ्यूजन। तो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। फिर उसके बाद कैरियोगैमी, जब न्यूक्लियस एक साथ आ गए तो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोगैमी। इन सिनकैरियन अ मेयोटिक डिवीजन इज फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन। अच्छा बच्चों, मेयोटिक डिवीजन में कितने न्यूक्लियस बनेंगे एक न्यूक्लियस से? 4 न्यूक्लियस बनेंगे और चारों हैप्लॉइड होंगे। हाँ, एक से 4 न्यूक्लियस बने, यानी एक ज़ायगोट से 4 न्यूक्लियस बने और चारों हैप्लॉइड थे। अब वो हैप्लॉइड के बाद दोबारा मेयोटिक डिवीजन नहीं होता, तो 4 बन गया, उसके बाद उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा सेकेंड। तो 4 का माइटोटिक हुआ मतलब उसके डबल हो गए, 8। तो वही 8 एस्कोस्पोर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। और 8 एस्कोस्पोर कैसे हैं, हैप्लॉइड। ठीक है। तो एस्कोस्पोर्स आर रिलीज थ्रू एपिकल लीड। इसका जो एपिकल लीड होता है ये मैंने बना के आपको दिखाया था। यहाँ से ये ओपन हो जाता है, जैसे इसको मॉइस्चर मिलता है ये इसके अंदर से एस्कोस्पोर्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। दे आर डिसेमिनेटेड बाय विंड। ये हवा की मदद से इधर उधर फैल जाते हैं। When they reach on suitable substratum, they germinate। और जब भी ये suitable substratum पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर फिर से जर्मिनेट कर जाता है। ये देखिए यहाँ पे एस्कस का डेवलपमेंट दिखाया गया है। ये छोटा सा माइसीलियम आगे से निकला है ना, किसी माइसीलियम से एक छोटा सा हिस्सा आगे को निकला जिसको हमने कहा एस्कोजिनस हाइफा। क्या बोले, एस्कोजिनस हाइफा। और इस एस्कोजिनस हाइफा में ये जो 2 न्यूक्लियस आए थे ये दोनों फ्यूज होके 2n हो गए। 2n का मेयोटिक डिवीजन हुआ, ये 4 न्यूक्लियस बने सिंगल हैप्लॉइड। ये डी वाले डायग्राम में देखिए 4 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, ये मेयोसिस के बाद हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें फिर से माइटोटिक डिवीजन हुआ और 8 स्पोर्स बन गए। 8 स्पोर्स में से 4 प्लस स्ट्रेन के होंगे और 4 माइनस स्ट्रेन के होंगे। फिर ये एस्कोस्पोर देखो, ये लिड खुला और इसमें से एस्कोस्पोर बाहर आया, एस्कोस्पोर बाहर आ गया एफ। ठीक है, एफ के बाद ये जर्म ट्यूब निकली, इसमें से जर्मिनेशन हुआ और जर्मिनेशन होके इसने एक नया माइसीलियम बना दिया। ठीक है, और ये जो माइसीलियम होगा ये या तो प्लस स्ट्रेन का होगा या तो माइनस स्ट्रेन का होगा, क्योंकि जो एस्कोस्पोर है वो हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड होने के बाद उसमें कुछ जब ये एस्कोस्पोर्स बने थे तो 4 प्लस स्ट्रेन के बने थे, 4 माइनस स्ट्रेन के बने थे। लेकिन क्योंकि ये फंगस का नेचर है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट है,
तो वो मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम ही उसमें बनेगा, और उसमें जितने न्यूक्लियाई होंगे या तो प्लस स्ट्रेन वाला माइसीलियम होगा तो प्लस स्ट्रेन वाले न्यूक्लियस होंगे, माइनस स्ट्रेन का माइसीलियम होगा तो माइनस स्ट्रेन वाले होंगे। समझ में आ गया बच्चों? ओके, थैंक यू। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिए, क्योंकि टाइम शायद कम बचा है। मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, बट अगर मीटिंग खत्म हो जाएगी तो वहीं पे रुक जाएगा। जल्दी जल्दी बोलिएगा, अटेंडेंस अपना नंबर याद रखा करिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7। मैम एडमिशन नंबर 2 प्रेजेंट। काफ़ी लेट बेटा। हाँ, 8 9 10 11 12 13 मैम एडमिशन नंबर 9। मैम एडमिशन नंबर 2 प्रेजेंट। हाँ, 2 की लग गई बेटा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मैम प्रेजेंट। 18। रोल नंबर 18 मैम। हाँ, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 मैम 29। यस गरिमा, मैम। हाँ। फिर 30 अलीशा कुलसुम, हाँ। 31 32, प्रेजेंट मैम। यस मैम 32 प्रेजेंट। हाँ। मैम 32 प्रेजेंट। हाँ, ठीक है। 33, मैम 32 प्रेजेंट। हाँ हो गया बेटा। 34 35 36 37 प्रेजेंट 38, मैम 37। मैम 37 हाँ हो प्रेजेंट। गया बेटा। 38 39 40 प्रेजेंट 41, मैम 40 प्रेजेंट। हाँ 40 का लगा दिया। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 प्रेजेंट मैम 52 53 54 55 56 57 58 59 60। प्रेजेंट मैम। क्या है बेटा नंबर? मैम 60 प्रेजेंट। ठीक, हाँ 61 62 63 64। मैम सोनल हाँ, द्विवेदी, 62 हाँ present। ठीक है बेटा। 65 विजिता शुक्ला, हाँ तुम्हारा हो गया। 66 67 68 69। ओके ओके, बाय बच्चों। मैम हाँ मैम कल आप हाँ मैम कल वाली अटेंडेंस लगा दीजिएगा मैम। कल आपका जो रोशन जहान, हाँ जी लगाइए मैम बेटा। कल आपका खत्म हो गया था तो मैम अटेंडेंस नहीं बोल पाती। हाँ, वो कल मीटिंग में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा था, इसलिए मेरा थोड़ा लंबा खिंच गया जी था। मैम। चलो बेटा, आज भी ख़त्म हो रही है मीटिंग। और तुम आंचल गौतम यस मैम। 68, ठीक है बेटा। जी मैम। मैम कल की भी। हाँ, कल की लगी हुई है। अच्छा, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस का भेज देना, लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। और बाय फॉर टुडे, अपने आप ख़त्म हो गई।